ओके, टाइम टू स्टार्ट। तो वी विल वेरी क्विकली रिवाइज। हमने जो कल जितना भी हमने कवर किया फटाफट रिवाइज करेंगे, देन विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आपको याद होगा, कल हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और बहुत बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी हैव सीन इज व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। और अभी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप सबको पता होगा ही कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आज से स्पीड बढ़ेगा। हाँ, कल पहला दिन था तो एकदम धीरे 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 धीरे। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? Any quantity which can be measured is called as physical quantity. Very good. Then of course physical quantity measure करने के लिए हम कुछ standard reference use करते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट्स। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, जैसे डिस्टेंस का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड। और ये जो हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज कर रहे हैं ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होते हैं। तो हमने इसके बाद देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला सिस्टम जो हमने देखा था वो था CGS, एक्सेलेंट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर हमने देखा था वेरी गुड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसके बाद हमने देखा था फुट पाउंड सेकेंड, और लास्ट में SI, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये जो SI यूनिट है और MKS यूनिट है, इनमें 3 पैरामीटर ऐसे हैं जिनके यूनिट्स सेम है, जैसे लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में। यहाँ पे भी वैसा ही है, मीटर किलोग्राम और सेकेंड। फिर दोनों में डिफरेंस समझने के लिए हमने पहले डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने डिफाइन किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, डू यू रिमेंबर? Any physical quantity which does not depend on other physical quantity for its measurement is called as fundamental quantity. तो जो क्वांटिटी किसी और पे अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फिर हमने देखा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। Derived quantities are those quantities which depend on other physical quantities for their measurement. Example, speed, distance upon time. Speed measure करना है तो distance और time दोनों measure करना पड़ेगा। Force, mass into acceleration, तो force measure करना है तो mass और acceleration दोनों measure करना पड़ेगा। Then derived quantities को आप जिस units में measure करते हो उसको बोलते हो derived units. The units which are used to measure derived quantities are called as derived units. इसके बाद if you remember हमने देखा था difference between SI and MKS। तो SI सिस्टम में टोटल थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और MKS में होते हैं 3, लेंथ, मास, टाइम। SI में है लेंथ, मास, टाइम, then mass, time, then temperature, then electric current, okay, amount of substance, luminous intensity, okay, amount of substance and luminous intensity। चलो ठीक है, luminous intensity। तो जो लेंथ है ये आप मेजर करते हो किसमें? मीटर में। मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। MOL ये सिंबल है और MOL ये पूरा नाम है। अब मैं बताऊंगा रूल्स। तो जो हम लोग यूनिट लिखते हैं ना, ये यूनिट लिखने के भी रूल्स हैं। कब स्मॉल लेटर, कब कैपिटल लेटर, कब पूरा नाम, वो सब देखेंगे बाद में। और ये है कैंडेला, CD, ओके। देन SI सिस्टम में 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स भी है जिसको आप बोलते हो सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो अभी सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैं वापस से आज पूरा बताऊंगा। MKS में सप्लीमेंट्री नहीं है। सप्लीमेंट्री किस में है? SI में।
तो इन एडिशन टू 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं इसको. तो दे कॉल इट ईदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स. उसमें से पहला है प्लेन एंगल, जिसको आप 2D एंगल भी बोलते हो, 2 डायमेंशनल एंगल. ओके, तो 2D एंगल. अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये आपने ऑलरेडी डिफाइन किया था इन स्कूल. स्ट्रेट लाइन जब एंगल बनाता है उसको 2D एंगल बोलते हैं, यस. लेकिन डेफिनेशन के लिए हम लोग एक सर्कल लेते हैं, इस सर्कल पे एक छोटा सा आर्क लेते हैं, और ये जो आर्क है, इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, कितना एंगल बनाया, उस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल या फिर 2D एंगल. और डिनोट करते हैं किससे, थीटा से. और ये जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है, r. और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है, s. करेक्ट. अब ये तो आपने स्कूल में ही सीखा है वैसे. आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल. तो आपने स्कूल में क्या सीखा है, आपने स्कूल में सीखा है आर्क लेंथ. आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल. अब थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन में ऐड करते जाऊंगा, हर बार थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आते जाएगा. अगर आर्क छोटा है, मतलब ये जो आर्क लेंथ है ये छोटा है, तो जो एंगल है वो भी छोटा होगा. एंगल विल बी स्मॉल. गुड. और फिजिक्स में और मैथ्स में स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए आगे डी लिखते हैं. क्या लिखते हैं, डी. तो डी एस मतलब स्मॉल आर्क लेंथ और डी थीटा इज स्मॉल एंगल. क्लियर यहाँ तक. एस मतलब आर्क लेंथ और डी एस मतलब स्मॉल आर्क लेंथ. थीटा मतलब एंगल, डी थीटा मतलब स्मॉल एंगल. ओके. तो डेफिनेटली अगर आर्क छोटा है तो एंगल भी छोटा बनेगा. मैं एग्जांपल देता हूँ, वो बेटर होगा एग्जांपल देना. ये पेन है, इसको आप देख रहे हो, ये पेन आपकी आंखों पे एंगल बना रहा है, स्मॉल एंगल होगा. उसकी जगह पे ये रॉड है. इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसने एंगल ज़्यादा बनाया, रॉड ने. करेक्ट. तो जितना आर्क का लेंथ बड़ा हो उतना ही एंगल भी ज़्यादा होता है. गुड. करेक्ट. तो आर्क लेंथ क्या है, डी एस. रेडियस क्या है, आर. आर को डी आर मत लिख देना, रेडियस इज रेडियस. एंगल कितना आ गया, डी थीटा. तो डी थीटा क्या आएगा, डी एस बाई आर. डी एस बाई आर. तो ये बन गया डेफिनेशन. किसका डेफिनेशन, प्लेन एंगल का या फिर 2D एंगल का. कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ रेशो ऑफ, रेशो है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब कौन होता है, रेशो. ओके. इट इज अ रेशो ऑफ, किसका रेशो, लेंथ ऑफ आर्क टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल. करेक्ट. तो हो गया डेफिनेशन, सिंपल. इट इज अ रेशो ऑफ, it is a ratio of length of arc to that of radius of circle. डन. और इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज कितना होता है, रेडियन. इसको क्या बोलते हो, रेडियन. डिनोट करते हो RAD से, या तो रेडियन लिख सकते हो आप डायरेक्टली इसको. क्लियर. गुड. तो डिग्री, अब तक तुमको स्कूल में एंगल्स मेजर करवाते थे किसमें, डिग्रीज में. 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स एंगल्स आर नॉट मेजर्ड इन डिग्रीज एनी मोर, दे आर मेजर्ड इन रेडियन. तो प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन. अब जो सेकंड है, मतलब जो सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट है, दैट इज सॉलिड एंगल या फिर 3D एंगल. भाई जब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट वरी, सब नोट्स में दिया हुआ है. फिजिक्स के लिए मैं सिर्फ आपको जब न्यूमेरिकल्स लूँगा, न्यूमेरिकल पूरा समझाने के बाद आपको टाइम मिलेगा लिखने का. अदरवाइज फिजिक्स में कुछ लिखना नहीं है. नोट्स बहुत सिंप्लीफाइड करके दिए आपको, तो ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा. जो नहीं मिलेगा, जैसे अगला, वो मैं आपको बोलूँगा लिखने के लिए. मैंने जानबूझ के इंटेंशनली सॉलिड एंगल
ये नोट्स में नहीं दिया है क्योंकि इसके आगे आने वाले 2 साल तक हमको सॉलिड एंगल बहुत जगह पे यूज़ करना है। और अब तक तुम प्लेन एंगल स्कूल में भी सीखे थे, अभी भी सीखे हो, तो प्लेन एंगल याद रहता है लेकिन सॉलिड एंगल याद नहीं रहता। तो इसलिए सॉलिड एंगल आई विल लेट यू राइट, मैं टाइम दूंगा आपको। इसको तुम 3D एंगल भी बोलते हैं। अब पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, लिखना बाद में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लेन एंगल में सर्कल के एक छोटे से पार्ट ने, मतलब सर्कल के आर्क ने एंगल सबटेंड किया था, कहाँ पे? सेंटर पे। तो इन केस ऑफ प्लेन एंगल, अ स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल मतलब आर्क मेक्स एन एंगल एट द सेंटर, उसको तुम बोलते हो प्लेन या 2D एंगल। इस कॉन्सेप्ट को 3D में लेके जाता है। एक स्फीयर है, क्योंकि सर्कल ये 2D है, स्फीयर क्या है? 3D है। तो मेरे पास एक स्फीयर है, जैसे मैंने सर्कल का छोटा सा पार्ट लिया था वैसे मैं स्फीयर का छोटा सा पार्ट लूंगा। तो मैंने एक स्फीयर लिया, इस स्फीयर पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इस पार्ट को मैं बोलूँगा पोर्शन। क्या बोलूँगा इसको? पोर्शन। जैसे आर्क अगर छोटा है तो तुमने आगे क्या लिखा? डी। वैसे ये पोर्शन का एरिया अगर छोटा तो क्या लिखेंगे? डी। यहाँ पे एक आर्क एंगल बना रहा था, आर्क इज लाइक अ लाइन। यहाँ पे एक पोर्शन एंगल बना रहा है, पोर्शन इज लाइक अ सरफेस। तो ये जो पोर्शन ने एंगल बनाया, सबटेंड किया, कहाँ पे सबटेंड किया? सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। और इस स्फीयर का रेडियस क्या है? आर। पिछले केस में आर क्या था? रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। इस एंगल को आप बोलते हो सॉलिड एंगल और डिनोट करते हो डी ओमेगा से। वेल, थोड़े ग्रीक लेटर पता होने चाहिए, फिजिक्स में बहुत सारे ग्रीक लेटर यूज करोगे आप, मैं इसलिए पहले ही बता देता हूँ। विच ग्रीक लेटर्स यू विल यूज द मोस्ट? इसको बोलते हो, पता है, अल्फा। इसको बोलते हो बीटा, दिस इज कॉल्ड एज बीटा। इसको बोलते हो गामा, गामा गामा, ठीक है। इसको बोलते हो डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? ये स्मॉल डेल्टा है और दिस इज कैपिटल डेल्टा, जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए वैसा। ओके, देन इसके बाद आप यूज़ करते हो, बाकी भी बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल जो ज़रूरत है वही देखेंगे। ओमेगा, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ये कैपिटल ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा भी होता है। स्मॉल ओमेगा इज लाइक डब्ल्यू, इट इज़ नॉट डब्ल्यू बट लुक्स लाइक डब्ल्यू। तो मैंने यहाँ पे एंगल यूज़ किया, नोटेशन यूज़ किया ओमेगा। कौन सा? ओमेगा। तो इसके आगे कहीं पे भी एंगल में अगर ओमेगा दिखे तो कौन सा एंगल है? थीटा दिखे तो कौन सा है? प्लेन। ओमेगा दिखे तो कौन सा है? थीटा। ओमेगा, थीटा इज मेजर्ड इन, ओमेगा इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। वो मैं बताऊंगा आगे, अब पहले डिफाइन तो कर लेते हैं। डेफिनेशन इज वेरी सिमिलर। यहाँ पे एक आर्क ने एंगल बनाया, यहाँ पे एक पोर्शन ने एंगल बनाया। तो डेफिनेशन भी हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे रखेंगे, इट इज अ रेशो ऑफ। प्लेन एंगल में तुमने क्या बोला? इट इज अ रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे आर्क है क्या? नहीं, यहाँ पे कौन है? पोर्शन है। तो इट इज अ रेशो ऑफ एरिया ऑफ, इट इज अ रेशो ऑफ एरिया ऑफ, किसका एरिया? पोर्शन का। इट इज अ रेशो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन। और ये पोर्शन कहाँ पे है? हाँ, पोर्शन ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। टू दैट ऑफ, टू दैट ऑफ, टू दैट ऑफ, वहां पे क्या था? रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्या आएगा? स्फीयर। लेकिन सिर्फ रेडियस नहीं आएगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस आएगा। टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। अब स्क्वायर क्यों किया मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ आपको क्यों किया। आर्क लेंथ मतलब लेंथ, तो लेंथ किस में मेजर होता है? मीटर में। नीचे रेडियस है, रेडियस भी किस में होता है? मीटर में। ऊपर में मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर मीटर हो गया कैंसर, बराबर। मतलब एंगल इज अ प्योर नंबर, ठीक, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सॉलिड एंगल के लिए, मतलब डी ओमेगा के लिए,
मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इट इज रेशो ऑफ, रेशो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, रेशो ऑफ किसका, एरिया, किसका एरिया, पोर्शन का एरिया कितना है, डी ए, वेरी गुड, करेक्ट। लेकिन एरिया मीटर में होता है कि मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर में, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर। तो मैं रेडियस तो नहीं लिख सकता ना फिर, तो रेडियस क्या करूँगा, स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये एक प्योर नंबर बन जाएगा। तो बाय डेफिनेशन दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर है, सिर्फ ये 2D है और वो 3D है, करेक्ट। तो इट इज अ रेशो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन, कहाँ था पोर्शन, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, बन गया, डेफिनेशन हो गया, क्लियर, गुड। देन जैसे यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या था, रेडियन था, यहाँ पे ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, गुड, क्लियर। अब अगर एक बात बताओ, ये पोर्शन लेने की जगह पे मैं पूरा ही स्फीयर लेता, मुझे ये देखना था पोर्शन ने कितना एंगल बनाया, डी ओमेगा, पूरा स्फीयर कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, ये देखना है। तो डी ए मतलब एरिया ऑफ द पोर्शन, इसके यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ स्फीयर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक। व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, 4 pi r square, very good, do not get confused between 4 pi r square and 4 by 3 pi r cube. 4 pi r square is area of sphere, pi r square is area of circle या फिर disk, and 4 by 3 pi r cube is volume of sphere, good। तो for a sphere, तो total angle subtended by sphere at its center is, अभी मैं D नहीं लिखूंगा, क्यों D नहीं लिखूंगा, क्योंकि एरिया हमने स्मॉल लिया था, तब क्या लिखा था, D, पूरा स्फीयर स्मॉल है क्या, नहीं, तो D हटा दो, इट इज एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो गया, तो कितना आ गया, 4 पाई, तो क्या आ गया, 4 पाई। तो व्हाट इज द टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर एट इट्स सेंटर, 4 पाई, पूरे स्फीयर ने कितना किया, 4 पाई, वेरी गुड, गुड। तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे, एक था प्लेन एंगल, एक था सॉलिड एंगल। डेफिनेशन बहुत सिमिलर है, सिर्फ एक में आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है, एक में एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर है। किसका एरिया, स्मॉल पोर्शन का एरिया, गुड। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। आई हैव टोल्ड यू कि आई गिव यू टाइम टू नोट दिस डाउन, तो आई शुड गिव यू टाइम टू नोट दिस डाउन। वैसे स्टेरेडियन को हम लोग एस आर ऐसा लिखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। अब एक कन्वेंशन मतलब क्या, फिजिक्स में रूल्स को नाम होता है कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, तो जहां भी आपको कन्वेंशंस ये वर्ड देखने को मिले, मतलब रूल्स। अब ये रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, जब हम लोग आगे जाएंगे तब समझेगा कि रूल्स क्यों चाहिए। तो रूल नंबर वन, इट टेल्स यू कि जो भी यूनिट्स तुम यूज कर रहे हो ना, यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। जितना हो सके सिंबल यूज करो। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेंथ बताना है 5 मीटर, तो मैं 5 मीटर पूरा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5m। मुझे बताना है मास इज 10 किलोग्राम, तो मैं पूरा किलोग्राम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 kg। मुझे बताना है फॉर एग्जांपल
22nd, तो मैं 20s लिख दूंगा। तो पहला रूल ये है, यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी should be represented by its symbol. Units of every physical quantity should be represented by its symbol. Should be represented by its symbol. पर ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। नॉर्मली दे रिकमेंड कि आप सिंबल लिखो। अगर फॉर एग्जांपल आप पूरा नाम लिख रहे हो यूनिट का, तो यूनिट का जो पूरा नाम होता है ना, उसमें जो पहला लेटर है वो कभी भी कैपिटल नहीं लिखते हम लोग। इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, जैसे खुद का नाम कैसे लिखते हो, फॉर एग्जांपल मेरा नाम, क्या करते हैं हम लोग, पहला लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो कुछ यूनिट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, जैसे फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन वॉज द सरनेम ऑफ साइंटिस्ट। तो न्यूटन भी लिखना है तो पहला लेटर स्मॉल ही लिखना है, राइट। फॉर एग्जांपल जूल, जूल भी साइंटिस्ट का नाम था। केल्विन, केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम था। पास्कल, पास्कल भी साइंटिस्ट का सरनेम था। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर आप पूरा नाम लिख भी रहे हो तो पहला लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए। देखो क्या बोला है यहाँ पे, फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। तो फुल नेम ऑफ अ यूनिट क्या करोगे, must always start with a small letter, with a small letter, even if it is named after a person, even if it is named after a person। ओके, समझने के लिए होता है वो। स्मॉल एन लिखा मतलब मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, कैपिटल एन लिखा तो मतलब मैं पर्सन का नाम बता रहा हूँ। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बाकी कोई रीज़न नहीं है, राइट। ओके, तो अगर मैं कैपिटल एन ऐसा लिख दिया, इसका मतलब मैं ऐसे पर्सन की बात कर रहा हूँ जिसका नाम या सरनेम न्यूटन है। अगर मैं स्मॉल एन लिखता हूँ तो मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ जो फोर्स है। ओके, गुड। रूल नंबर 3, व्हाट इज रूल 3? Symbols for units do not take plural form। तीसरे नंबर रूल पे जाने से पहले थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 ने क्या बोला आपको, फुल नेम ऑफ यूनिट मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल लेटर लिखो, लेकिन जब तुम सिंबल लिखोगे और अगर वो सिंबल किसी पर्सन के नाम से आ रहा है तो कैपिटल लिखना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 न्यूटन लिखना है और मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ सिंबल का, तो स्मॉल एन लिखूंगा, लेकिन सिंबल लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, कैपिटल एन। तो इफ द यूनिट नेम ऑफ द यूनिट इज आफ्टर अ पर्सन, तो सिंबल लिखते वक्त क्या लिखते हो, कैपिटल। पूरा नाम लिखते हो पहला लेटर क्या लिखते हो, स्मॉल। सिमिलरली 10 जूल, जब पूरा नाम लिखूंगा तो स्मॉल और जब सिंबल लिखूंगा तो कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पास्कल बोला मैंने आपको, 20 पास्कल, पूरा लिखूंगा तो स्मॉल। ये सिंबल है और एस इज फॉर प्लूरल।
उसका मीनिंग चेंज हो गया ना। एस हम लोग सेकेंड के लिए भी तो यूज़ करते हैं ना, तो क्या मतलब बन गया 5 न्यूटन सेकेंड। तो प्लूरल लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसके लिए सिंबल या फिर यूनिट्स इन जनरल उसको तुम प्लूरल फॉर्म में लिखते ही नहीं हो, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म। देखो बात ऐसा है, इट इज़ जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। मुझे लिखना था फोर्स इज 5 न्यूटन, मैंने लिख दिया 5 न्यूटन्स। एन मतलब फोर्स न्यूटन, एस मतलब टाइम सेकेंड, तो मीनिंग क्या बन गया इसका, न्यूटन सेकेंड। मुझे लिखना क्या था फोर्स, मैंने क्या लिख दिया फोर्स इंटू टाइम। न्यूटन मतलब फोर्स है, टाइम मतलब सेकेंड है। तो इसके लिए प्लूरल फॉर्म लिखना ही नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मास इज 50 किलोग्राम और मैंने ऐसा लिख दिया kgs, तो क्या मतलब बन गया उसका, किलोग्राम सेकेंड। तो दैट इज द रीजन हम लोग प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं लिखते हैं, वी राइट ओनली सिंगुलर फॉर्म। तो ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 अगर आप देखोगे तो सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप। अब इसका मतलब क्या है, तो सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जब आप तुम्हारा खुद का पूरा नाम लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा नाम लिख देता हूँ और मुझे इसी को अगर शॉर्टकट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, वी डॉट। तो हमने क्या किया, सिंबल के बाद क्या लगाया, फुल स्टॉप। ऐसा तुम यूनिट्स लिखते वक्त नहीं करते हो। तुमको बोलना है 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम लिख के छोड़ दो, इसको 5 किलोग्राम डॉट मत करना। अगेन बिकॉज ऑफ इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज का बैरियर है। तुमने ऐसा लिख दिया मतलब सेंटेंस वहाँ ख़त्म हो गया, मतलब उसके आगे नया सेंटेंस चालू हो गया। और फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या होता है, फुल स्टॉप कहाँ लगा रहे हो उससे क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है। इसलिए रिकमेंडेड है कि सिंबल के बाद फुल स्टॉप लगाना नहीं। एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल है, 10 न्यूटन दिस इज राइट वे, 10 न्यूटन डॉट दिस इज रॉन्ग वे। तो फुल स्टॉप कहाँ लग रहा है उससे भी क्वेश्चन का मीनिंग चेंज आएगा, फिजिक्स में होगा। और मीनिंग चेंज हुआ मतलब आंसर चेंज हुआ। इसलिए ये रूल्स बना के रखे हैं पहले से कि फुल स्टॉप लगाओ मत। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फनी एग्जांपल है, उसका हमारे टॉपिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार क्या हुआ ना, एक बार एक चोर था, चोरी की, पुलिस ने पकड़ लिया, कोर्ट में लेके गए और पहली चोरी थी। तो जज ने बोला ठीक है पहला ही चोरी है, इससे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखवा लो, मी चोरी करना नहीं, केली तर सजा द्यावी, मैं चोरी करूँगा नहीं, कॉमा की तो मुझे पनिशमेंट होनी चाहिए। और जो टाइपिंग करने वाला बैठा था उसने गलती से क्या किया, मी चोरी करणार, कॉमा नाही केली तर सजा द्यावी। तो देखो कॉमा और फुल स्टॉप सिर्फ पोजीशन का चेंज होना मतलब चेंज हो जाता था उसका। तो वापस बेचारे ने चोरी की, वापस पकड़ा गया, फिर सेम जज ने बोला लास्ट टाइम तो वार्निंग देकर छोड़ा था, अभी तो पनिशमेंट मिलेगी। और बोला मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, देखो ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, मी चोरी करणार, कॉमा नाही केली तर सजा द्यावी। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन फिजिक्स ऑल्सो। तुम फुल स्टॉप और कॉमा कहाँ लगा रहे हो उससे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो तो आंसर चेंज होने वाला है। इसके लिए हम लोग कभी भी सिंबल यूज करने के बाद डॉट नहीं लगाते हैं। पांचवा, फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी एक्सप्रेस एज अ सिंगल रेशो। मतलब क्या, देखो 5वां नंबर में बोला है ना सर, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज in numerator and denominator should be expressed as a single ratio, should be expressed
एज अ सिंगल रेशो। अब इसका मतलब क्या होता है एज अ सिंगल रेशो? व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जाम्पल, अभी कम से कम मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज पता है। व्हाट इज एक्सेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या होता है? लेकिन तुम एक्सेलरेशन का यूनिट लिखते हो, क्या लिखते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यही तो बोला है कि जब तुम्हारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसके यूनिट्स को तुम सिंगल रेशो लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा लिखोगे, मीटर पर सेकेंड नहीं लिखते हैं। तो वही रूल है, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शुड बी एक्सप्रेस एज अ सिंगल रेशो। मतलब इस सेकेंड को नीचे लाओ, स्क्वायर कर लो, दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग इट डाउन। ये गलत तरीका है, ऐसा लिखना नहीं, ऐसा लिखना ये सही है। क्योंकि अभी तो हम बहुत बेसिक बेसिक देख रहे हैं, अभी फिजिकल क्वांटिटीज दो चार ही तो इंट्रोड्यूस किए हैं हमने। क्या क्या इंट्रोड्यूस किया? फोर्स और वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। फॉर एग्जांपल पावर, वर्क अपॉन टाइम, है ना? तो ऐसे बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी। तो तब आपको ऐसे बहुत सारे रेशोज लेने पड़ेंगे। तो तब एज अ सिंगल रेशो ही उसको लिखना है। रूल नंबर 6, प्रीफिक्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स? प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। अभी ऐसा है, इन फिजिक्स वी विल कम अक्रॉस वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो जब तुम देखोगे आगे जाके, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो डिस्टेंस का ले लेते हैं। आप देखोगे आगे बहुत छोटे डिस्टेंस, जैसे यू नो व्हाट इज एटम? पता है एटम? तो एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऑर्बिट में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस न्यूक्लियस के अंदर है उसका साइज कितना है? व्हाट इज द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस? 10⁻⁻15 मीटर। कितना? 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा होता है। ओके। और इससे थोड़े बड़े डिस्टेंस 10⁻12 मीटर। इससे थोड़े और बड़े डिस्टेंस 10⁻9 मीटर। इससे थोड़े और बड़े डिस्टेंस 10⁻6 मीटर। इससे थोड़ा और बड़ा 10⁻3। इससे और बड़ा 10⁻+3। इससे और बड़ा 10⁻6। इससे और बड़ा 10⁻9। 10⁻9 नॉर्मली यूज़ नहीं करते, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू नो। अब ऐसा है ना, फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज आएंगे और हर एक क्वांटिटी, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल, बहुत छोटे से बहुत बड़े डिस्टेंस भी इन्वॉल्व होंगे। जैसे साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, 10⁻15 मीटर का मतलब 0.00000, ऐसे 14 जीरो, फिर एक 1। और ये 10⁻6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10⁻6? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10⁻3? 1000 मीटर, 1 किलोमीटर। तो फिजिक्स में जब तुम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हो, बहुत छोटे से बहुत बड़े डिस्टेंसेस भी आते हैं। तो हम क्या हर बार लिखते बैठेंगे ऐसा 10⁻15, 10⁻12? हम शॉर्टकट यूज करते हैं। 10⁻15 के लिए लिखते हैं एफ, फेम्टोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? फेम्टोमीटर। एफ स्टैंड्स फॉर फेम्टो, मतलब 10⁻15, एंड एम स्टैंड्स फॉर मीटर। 10⁻12 को लिखते हैं पिको। क्या लिखते हैं? पिको, तो पिकोमीटर। 10⁻9 होता है नैनो। 10⁻6 होता है माइक्रो, वो माइक्रोमीटर आएगा वो। 10⁻3 होता है मिली। 10⁻3 होता है किलो। और 10⁻6 होता है मिलियन या फिर मेगा। तो अगर तुम नोटिस कर रहे हो, हमने यूनिट के आगे एफ लिखा, पी लिखा, एन लिखा, कि बाद में लिखा?
तो पहले लिखना मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स। तो रूल नंबर 6 वही बताता है, अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ अ यूनिट। तो ये एफ ये प्रीफिक्स का सिंबल है, ये पी ये प्रीफिक्स का सिंबल है। तो यूनिट का जो सिंबल है उससे पहले तुमको यूज करना है प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट। अब ऐसा करने के पीछे भी रीजन है, बताओ। किलोमीटर सही है, उल्टा लिखा होता ना तो मीटर केल्विन हो जाता, वो किलो नहीं रहेगा, है ना। तो प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, बाद में लिखने का मतलब होता है कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। पहले लिखा तो प्रीफिक्स है, बाद में लिखा तो दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। यहाँ पे के क्या था, किलो था 10⁻³ यहाँ पे के पता है क्या बन गया, केल्विन बन गया। ओके गुड। तो रूल नंबर 7 वही बताया है रूल नंबर 7 में, स्पेस और हाइफन मस्ट नॉट बी इंट्रोड्यूस विद व्हेन यूजिंग प्रीफिक्सेस। चलो ठीक है, वो तो वही है। प्रीफिक्स यूज करते वक्त प्रीफिक्स और यूनिट का सिंबल उसमें स्पेस या हाइफन नहीं देना है। हाइफन मतलब पता ना, हाइफन यू नो व्हाट इज हाइफन डैश। तो जब तुम प्रीफिक्स यूज कर रहे हो तो क्या नहीं यूज करोगे बीच में, स्पेस या फिर हाइफन। तो स्पेस और हाइफन must not be used while using prefixes. और स्पेस हाइफन कब यूज करेंगे, फॉर इंडिकेटिंग, अभी तो बताया था, फॉर इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन, टू फिजिकल क्वांटिटीज या फिर टू यूनिट्स का। तो स्पेस और हाइफन मस्ट बी यूज्ड टू इंडिकेट या फिर फॉर इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है मीटर केल्विन, तो मीटर केल्विन स्पेस दे दो, या फिर इसको मीटर स्पेस केल्विन हाइफन केल्विन लिख दो, चलता है। तो ये 8 रूल्स है इन जनरल विच यू आर सपोज टू फॉलो वाइल यूजिंग SI यूनिट्स। रूल्स को फिजिक्स में हमेशा कन्वेंशन यही वर्ड यूज होता है, तो ये कन्वेंशन मतलब रूल्स। तो पहला रूल था यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। नंबर 2, अगर तुम पूरा नाम यूज कर भी रहे हो तो पहला लेटर स्मॉल चाहिए, इवन इफ दैट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। अगर तुम सिंबल यूज कर रहे हो तो सिंबल में लेटर कैपिटल होगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। जैसे न्यूटन, जूल, ये सब पर्सन के नाम से। मीटर पर्सन के नाम से नहीं है, तो जब मीटर लिखोगे तो 10 स्मॉल m लिखोगे, कैपिटल M नहीं लिखोगे फिर। रूल नंबर 3, यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। नंबर 4, यूनिट्स symbol for units do not have any full stop. 5, the units of physical quantities in numerator and denominator should be expressed as a single ratio. 6, prefix यूज करना है तुमको, तो प्रीफिक्स सिंबल तुम यूनिट के सिंबल से पहले यूज करोगे। देन अगर आप प्रीफिक्सेस बता रहे हो तो स्पेस और हाइफन यूज नहीं करना है, और अगर तुम दो यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन बता रहे हो तो स्पेस या फिर हाइफन यूज करना है। ये 8 रूल्स है। यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट? नहीं? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। जितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने देखे, CGS, FPS, MKS, SI, इन चारों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 फिजिकल क्वांटिटी कॉमन थी। कौन? लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये लेंथ मतलब डिस्टेंस कैसे मेजर करना है वो हमको देखना पड़ेगा। टाइम कैसे मेजर होता है
या फिर मास कैसे मेजर होता है ये भी हमको देखना है। तो पहला है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। एग्जैक्टली लेंथ मेजर करते कैसे है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ में दो टाइप के लेंथ हमको मेजर करने होते हैं, एक है वेरी लार्ज डिस्टेंसेस और एक है वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। एग्जाम्पल देता हूँ टू बेटर कनेक्ट। मुझे इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना है, क्या करोगे? स्केल यूज करेंगे, सेंटीमीटर स्केल। ओके, मुझे अगर इस क्लास के एक एंड से दूसरे एंड तक डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करेंगे? मेजरिंग टेप। गुड। मुझे अगर अपनी क्लास से पोस्ट ऑफिस तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करेंगे? उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, देखा होगा आपने, जब रोड का कंस्ट्रक्शन चालू होता है ना, वैसा ट्राईपॉड पे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। बेसिकली उसमें से सिग्नल निकलता है, लाइट, और सामने एक रिफ्लेक्टर होता है। तो ये लाइट जाएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। हमको स्पीड ऑफ लाइट पता होता है ना, कितना है स्पीड ऑफ लाइट? 300 ms/8। ठीक है, सिग्नल यहाँ से गया और सिग्नल वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसने जब, जैसे मेरे पास लाइट है, देखो लाइट गया तो ये पॉइंटर है ना लेज़र, तो ये लाइट गया और ये लाइट वापस आया, तो ये भी मेजर होता है। क्योंकि ये जो मशीन होता है ना, इसमें सेटिंग होती है, लाइट मैंने कब भेजा था और वापस कब आया, तो टाइम मिल जाएगा हमको, सम टाइम। व्हाट इज स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम पता लग गया था, स्पीड था, मिल गया डिस्टेंस। बट इससे भी बड़े डिस्टेंस कैसे मेजर होंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, है ना? सबको तो पता ही होगा हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। पहले तो 9 थे, 9 कहाँ गया? घर छोड़ के चला गया। कहाँ गया 9? उसको भगा दिया, डॉर्क प्लैनेट। वो इट डज नॉट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट एनी मोर। तो एनीवेज, ये जो 8 प्लैनेट है, आप जब गूगल करते हो या फिर किसी बुक में देखा होगा तो लिखा होता है कि ये प्लैनेट इतना दूर है, वो प्लैनेट उतना दूर है, लिखा होता है ना। ऐसा किसने मेजर किया? ऐसा हुआ क्या, मैं इंच टेप का एक पार्ट यहाँ पकड़ के रुका हूँ, दोस्त को बोला तो जा वहाँ पे। इंच टेप यूज़ करने के लिए ऐसे ही करते हो ना, इंच टेप का एक एंड पकड़ते हो और दूसरा एंड वहाँ तक लेके जाते हो जहाँ तक डिस्टेंस मेजर करना है। ऐसा तो नहीं किया ना हमने। मेरे पास बहुत बड़ा मेजरिंग टेप था, मैं पकड़ के रुक गया, मेरा फ्रेंड गया रॉकेट लेके, रॉकेट लेके गया, वहाँ पे जाके मेजर किया, हाँ इतना 1000 किलोमीटर है। 1000 तो कुछ है नहीं वैसे भी, इवन मून इज हाउ मच अवे फ्रॉम अस? 3,84,000 किलोमीटर्स। तो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। जब तुम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, स्केल्स यूज़ कर रहे हो, वो डायरेक्ट मेथड होता है मेजरमेंट का, जिसमें तुम एक स्केल यूज़ करोगे मिल जाएगा। दूसरे जो मेथड्स होते हैं जिसमें तुम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते हो, उसको बोलते हो इनडायरेक्ट मेथड, उसमें है पैरेलैक्स मेथड। तो हम पहले देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, इसमें हमको 3 केसेस देखने हैं और तीनों ही केसेस दे आर बेस्ड ऑन पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड पता है क्या है मेथड? नहीं, चलो अभी पता लग जाएगा। सबके पास पेन तो होगा ही, पेन नहीं है तो फिंगर तो खुद का है ही, हाथ है, फिंगर है। पेन उठाओ, आपकी आंखों के सामने रखो, लेफ्ट आई बंद करो, राइट आई से देखो, अब उल्टा करो, क्या दिखता है? क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? What did you just notice? जब मैं फिंगर को या पेन को लेफ्ट आई क्लोज करके देख रहा था, मतलब राइट आई से देख रहा था, तो मुझे बैकग्राउंड कुछ और दिख रहा है।
बराबर। और जब मैं दूसरे आँख से दिख रहा हूँ तो कुछ और दिख रहा है, मतलब बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, बैकग्राउंड चेंज कब होता है? नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर केस, व्हाट इज माई बैकग्राउंड नाउ? अ वॉल, नथिंग। व्हाट इज माई बैकग्राउंड नाउ? स्क्रीन। मैं तो लेकिन फिजिकली चेंज हुआ ना पोजीशन। तो नॉर्मली बैकग्राउंड चेंज कब होता है? जब एक्चुअल पोजीशन चेंज हो। लेकिन यहाँ पे जब मैं एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट तो वही था, एक आँख से देख रहा था तो बैकग्राउंड अलग था, दूसरे आँख से देख रहा तो बैकग्राउंड अलग है, तो मुझे क्या दिखा? ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हुआ? पोजीशन। लेकिन सच में हुआ क्या? इसको बोलते हैं एपरेंट चेंज। क्या बोलते हैं? एपरेंट मतलब जो दिखता है होता नहीं है। तो एपरेंट चेंज मतलब जो दिखता है लेकिन वो होता नहीं है। सो द एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कब हुआ ऐसा? जब पहले ऑब्जेक्ट को तुमने अलग पोजीशन से ऑब्जर्व किया, बाद में अलग से किया। सो द एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डिफरेंट आई, मतलब टू डिफरेंट साइड्स, मतलब पोजीशंस। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स क्या होता है पहले वो समझ लो। द एपरेंट चेंज, द एपरेंट चेंज in the position of object, in the position of an object when it is observed, when it is observed or seen from two different positions, from two different पोजिशंस। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स मेथड से हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं बताता हूँ मैं। और पैरेलैक्स मेथड के हमको 3 एप्लीकेशन देखने हैं। पहला, टू मेजर द डिस्टेंस टू अ प्लैनेट। दूसरा, टू मेजर द साइज ऑफ द प्लैनेट, मतलब प्लैनेट का डायमीटर कितना है। तीसरा, टू मेजर डिस्टेंस टू स्टार्स। स्टार्स तो बहुत दूर है ना। ओके, तो अभी पहले मैं आपको सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला बना के दूंगा, जस्ट अ जनरल फॉर्मूला। अब ऐसा है, समझ लो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, सम ऑब्जेक्ट एस। इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले मेरे एक आँख से देख रहा हूँ, राइट आई से, E1। फिर उसी को मैं देख रहा हूँ कहाँ से? E2 से, दूसरी आँख से। जब मैं पहली आँख से देख रहा था तो मुझे बैकग्राउंड कुछ और दिख रहा है, जब मैं दूसरे आँख से देख रहा हूँ तो बैकग्राउंड में कुछ और दिख रहा है। तो ये जो दो डायरेक्शंस है, E1S और E2S, इसमें जो एंगल बना इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं? तो जब मैं सेम ऑब्जेक्ट को एक आँख से देख रहा था तो ये हो गया एक डायरेक्शन, जब मैं उसी ऑब्जेक्ट को दूसरी आँख से देख रहा हूँ तो वो हो गया दूसरा डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन में जो एंगल बना उसको क्या बोला? पैरेलैक्स एंगल। क्या बोला उसको? पैरेलैक्स एंगल। वेरी गुड। अब ये पैरेलैक्स एंगल, ये 2D एंगल है कि 3D एंगल है? 2D एंगल है। कौन सा है? वेरी गुड, गुड। आई से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है R। गोइंग बैक हियर, हाउ डू यू डिफाइन प्लेन एंगल? या फिर आर्क लेंथ क्या होता है? और इज आर्क लेंथ? रेडियस इनटू एंगल। वेरी गुड। यहाँ पे आर्क मतलब कौन? E1 E2, डिस्टेंस बिटवीन E1 E2 इज लाइक आर्क। तो मैं वो यूज कर लूंगा ना, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? रेडियस की जगह क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे रेडियस मतलब कौन? डिस्टेंस इनटू एंगल। कौन सा एंगल? पैरेलैक्स एंगल। वेरी गुड। व्हाट इज आर्क लेंथ हियर? E1 E2 डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना है? और पैरेलैक्स एंगल कितना है? तो वो क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस। मतलब क्या फाइंड करना था? तो आर के आगे E1 E2 बाय हो गया, खत्म। अब डिस्टेंस कैसे मिल गया फिर? ये E1 कौन था? मेरी एक आँख थी। E2 कौन है? मेरी दूसरी आँख है। डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते क्या हम लोग? स्केल लगाओ, हो गया, मिल जाएगा ना, 5-6 सेंटीमीटर जो भी आएगा वो।
तो E1 E2 कैन बी मेजर्ड। और ये जो एंगल है ना, पैरेलक्स एंगल, इट इज ऑल्सो इजीली मेजरेबल। बताता हूँ कैसे, एक एग्जाम्पल बताता हूँ सिर्फ, फिर कल तो वापस रिपीट करूँगा ही। अब मैं जहाँ देख रहा हूँ वो ईस्ट है, मतलब तुम अगर यहाँ से सिटी की तरफ देखोगे तो वो ईस्ट है, पीछे देखोगे तो वेस्ट है। इस शहर में रहते हो तो चप्पा चप्पा पता होना चाहिए। यू शुड नो एवरी हेल्थ थिंग, क्योंकि तुम यहाँ रहते हो। मैं नहीं बोल रहा कि खाने की अच्छी जगह कहाँ है, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ। खाने घूमने की जगह पता नहीं हो, चल जाएगा। साइंस कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए। कैसे पता? अब मुझे क्यों पता है? मेरा घर भी ऐसा ही है, इस तरफ फेसिंग है। सुबह सुबह 6-7 बजे सनलाइट डायरेक्ट अंदर आता है। सन कहाँ से राइज होता है? तो वो मेरे लिए ईस्ट है, बराबर। तो मेरे पीछे कौन है? ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन होता है? नॉर्थ। तो ये कौन है? और ये कौन है? वेरी गुड। मुझे एंगल मेजर करना था। ये साउथ है, ये ईस्ट है। पहले मैं यहाँ देख रहा था, मतलब मैं कहाँ देख रहा हूँ? साउथ ईस्ट। कहाँ देख रहा हूँ? साउथ ईस्ट, बराबर। अब यहाँ देख रहा हूँ ईस्ट। साउथ ईस्ट और ईस्ट में एंगल कितना होता है? 45। साउथ में और ईस्ट में 90 है, तो साउथ ईस्ट और ईस्ट में कितना है? हाँ, तो पैरेलक्स एंगल तो ऐसा ही कैलकुलेट हो जाएगा वो। तो पैरेलक्स एंगल इज इजीली मेजरेबल। तुमको पैरेलक्स एंगल इजीली मिल जाता है, तुमको E1 E2 भी मिल जाता है। तो उन दोनों से क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल गया। गुड, पक्का। अब इसके जो 3 यूजेस हैं हमारे, वो हम देखेंगे।